सुनीता देवी, आप एक डॉक्टर हैं। सोसाइटी में आपकी इज्जत है और आपने एक मुजरिम को, एक भागे हुए कैदी को अपने घर में पनाह दी। मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि वो मुजरिम है या भागा हुआ कैदी? यू मीन टू से आपको बिल्कुल पता नहीं था? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं उसे जानती तक नहीं। बगैर जान पहचान के आप एक गैर मर्द के साथ एक कमरे में रहीं। मेरा मतलब एक घर में रहीं। आप एक बात और भूल रहे हैं एसपी साहब। मैं सिर्फ एक कमरे में रही नहीं, बल्कि मैंने उसके बदन को छुआ भी है, एक डॉक्टर की हैसियत। डॉक्टर सुनीता, आप ये कहना चाहती हैं कि सूरज ने 2 दिन आपके घर में सिर्फ एक मरीज की हैसियत से गुजारे? एसपी साहब, हाथ में छुरा लिए एक जवान लड़की आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे? हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और गिरफ्तारी के बाद उस जवान लड़की को अपनी कैद में आप कैदी की हैसियत से रखेंगे या किसी और हैसियत से रखेंगे? डॉक्टर सुनीता, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और अपना फर्ज निभाना बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं भी एक डॉक्टर हूं, मैं भी अपना फर्ज निभाना अच्छी तरह जानती हूं। खैर, अब कहां है वो? डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद से आज तक मैंने हजारों मरीजों का इलाज किया, मगर घर जाने वाले मरीजों का एड्रेस कभी नहीं पूछा। मैडम, आपको जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट बन रही हैं। सूरज आपके घर में 2 दिनों तक रहा और उसके बावजूद आपने उससे कोई सवाल नहीं किया? मैंने कब कहा कि मैंने कोई सवाल नहीं किए? बहुत सारे सवाल किए। तबीयत कैसी है, जख्म कैसा है, भूख लगती है कि नहीं, नींद आती है या नहीं। मैं आपसे इन डॉक्टरी सवालों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। और सवालों का जवाब चाहिए तो कोर्ट में ले चलिए, जवाब भी मिल जाएगा। और शायद शराफत पर कीचड़ उछालने के जुर्म में आप पर बेइज्जती का मुकदमा करने में भी आसानी हो। ठीक है, आप जा सकती हैं। साली साहबा, आप पुलिस स्टेशन में क्या कर रही हैं खड़े खड़े? नमस्ते एसपी साहब। बंसीलाल जी, क्या हाल है? हाल तो ठीक है, मगर आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो सूरज इसके घर में नहीं है जी? हाँ, वो पागल कुत्ते की तरह हमारे गांव में घूम रहा है। आपके गांव में? जी हुजूर, वो कमबख्त जरूर पिछले जन्म में आंधी या तूफान रहा होगा। कब आता है, कब चला जाता है, कब बर्बादी फैलाता है, कुछ समझ में नहीं आता साहब। ताज्जुब है, हमें खबर मिली है कि सूरज 2 दिनों तक डॉक्टर सुनीता के घर में था और इस बात का डॉक्टर सुनीता ने इकरार भी किया है। आप फिक्र मत कीजिए बंसी साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे कैसे फिक्र न करें सरकार, हमारी जान के लाले पड़े हुए। मैं तो कहता हूँ जल्दी कीजिए, नहीं तो हमारे श्राद्ध का खाना पक जाएगा और आपको भी खाने आना पड़ेगा। अरे मुंह पर काबू रख शर्मा। मर गया शर्मा। अरे हुजूर, कैसे काबू रखूं जबान पर? हमारी मौत के घोड़े बेकाबू छूटे हुए हैं। लोग बुरे वक्त में श्री गणेश को याद करते हैं, हमने एसपी श्री दिनेश को याद किया है। ये पाप की गर्मी फैलाने वाले सूरज को हथकड़ी लगाकर ठंडा कर देंगे, हमें इन पे पूरा विश्वास है। हाँ, हाँ, हम चलें जी? आप चले? हाँ, जाइए। हाँ चलिए, बंसीलाल जी आइए। कौन है तुम लोग? अंदर कैसे आए? हाँ? ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। डॉक्टरानी जी नमस्ते। तेरी नमस्ते को मैं गाली से भी गंदा शब्द समझती हूँ। देखो साली जी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि साली आधी घरवाली होती है, हैं? अब मैं तुम्हें खड़े खड़े पूरी घरवाली बना देता, लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया, है ना? अब मैं तुम्हारे पुराने जीजा जी की हैसियत से ये पूछना चाहता हूँ कि सूरज कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। डॉक्टरानी साहिबा, आपने आज तक सिर्फ अस्पताल में औरतों के बच्चे निकाले हैं, मगर हम इतने कुत्ते के बच्चे हैं कि हमने मैदानों में, खेतों में औरतों के बच्चे निकाल के रख दिए हैं। शर्मा जी, इस डॉक्टरानी को बताना कि हम इसके सिवा और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ देवी जी, बड़े जलील हैं ये लोग। दुनिया भर के कमीने, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, पापियों का रस निकालकर 2 आदमियों को पिला दो तो वो कैसे बन जाएंगे? ऐसे हैं ये दोनों। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो बता दो सूरज कहाँ है? मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मगर तुम्हारी जान हमें प्यारी है ना। इज्जत के साथ साथ ये सूरत इतनी बिगाड़ देंगे कि दुनिया को कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी।
न शरीर की और न आत्मा की। इसलिए बताओ सूरज कहाँ है? यही है। कहाँ है? डर बनकर तुम्हारे दिलों में बैठा है। देखा देखा कैसे झटके पे झटका मार रही है। हम कितनी गंभीरता से पूछ रहे हैं और ये कितनी छिछोरिता से जवाब दे रही है छिपकली सी। मैं इसकी गंभीरता और छिछोरता अभी निकालता हूं। ये जग्गा है, देवताओं को चैलेंज करने वाला शैतान। अगर ब्रह्मा कहे कि उसका लिखा कोई नहीं मिटा सकता, तो ये 5 मिनट में उसका लिखा मिटा देता है और जान ले लेता है। आज तक 20 खून कर चुका है और पुलिस को आज तक पता नहीं चला कि वो लाशें इंसानों की थी या कुचले हुए जानवरों की थी। मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं बताऊंगी। देखो साली जी, मैं कितना कुत्ते का बच्चा हूँ तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैंने सारे गांव वालों को विश्वास दिलाया था कि तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की है, लेकिन हकीकत तो ये है कि उसे जहर देकर मैंने ही मारा था खड़े-खड़े। मैं जानती हूँ जलील। तो फिर साली जी, इस जलील को और जलील बनने पर क्यों मजबूर करती हो? मैं तुम लोगों से बदला लेने के लिए जिंदगी का हर जहर पी जाऊंगी, हर आग पर चलने के लिए तैयार हूँ। तुमने झूठी गवाहियों से जो अपने पाप छुपाए हैं, उसका भांडा जब तक मैं नहीं फोड़ूंगी, तुम्हें और तुम्हारे इस बंसीलाल को जब तक घसीट कर अदालत तक नहीं ले जाऊंगी, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मैं दुनिया को बताऊंगी कि तुमने गरीब लड़कियों के साथ कैसे कैसे जुल्म किए, सूरज के साथ क्या नाइंसाफी की। तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, समझे? बंसीलाल जी, इसके भाषण से खाया हुआ राशन बाहर आ रहा है। इसका मुंह बंद करवाओ और जग्गा से कहकर कुछ काम करवाओ इसका। जगह, हाँ, ये गुड़िया तुम्हारे हवाले, जरा खेले उससे। हाँ। छोरी तो छुरी से भी ज्यादा तेज नजर आती है। छुरी की धार देखकर भी तेरी आंखों में डर नजर नहीं आता? कोई बात नहीं, अभी आएगा। लगता है अब छुरी की धार असर कर रही है। बोल सूरज कहाँ है? बोल सूरज कहाँ है? ये क्या मुसीबत? ये क्या मुसीबत है? ये क्या मुसीबत है? संभालिए, ये क्या मुसीबत है? कुछ गड़बड़ है। जगह से यहाँ लो। चला चला। इससे कहो कि तुम मुसीबत में हो। फौरन नेहरू पार्क के पास पुराने बंगले में पहुंचे और सुनो और कुछ कहा तो गला काट डालूंगा। बोलो लो। सूरज, सूरज, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम नेहरू पार्क के करीब पुराने बंगले पर फौरन चले आना। और सूरज, सूरज, अंदर मत आओ, वापस चले जाओ। सुनीता जी, सुनीता जी, आप कहाँ हैं? अरे सुनीता जी, ये अरे सुनीता जी, सुनीता जी, ये सब क्या हो गया? सूरज, इन जालिमों को फांसी पर लटकाने की तमन्ना तो अधूरी रह गई, लेकिन बदकिस्मती ये कि मेरा ही खून हो गया। सुनीता जी, सूरज, सूरज, तुम यहाँ से चले जाओ, फौरन चले जाओ, नहीं तो मेरा खून करके इल्जाम तुम्हारे सर में डालना चाहते हैं नहीं सुनीता जी। देखिए उनकी चाल, पुलिस भेज दी। सूरज, मुझे फौरन पुलिस के पास ले चलो। मैं मरने से पहले अपना प्यार देना चाहती हूँ। नहीं सुनीता जी, मैं सबसे पहले आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। नहीं, जिद मत करो, मुझे फौरन पुलिस के पास ले चलो।
सुनीता जी। योर ऑनर, पूरी छानबीन के बाद यह साबित हो गया कि मुलजिम सूरज ने 1 नवंबर की रात को डॉक्टर सुनीता का खून किया। प्रोसिक्यूशन ने इस सिलसिले में गवाहों के जो बयानात पेश किए हैं, उनसे यह साफ जाहिर है कि मुलजिम सूरज और मरहूमा डॉक्टर सुनीता के नाजायज ताल्लुकात थे। डॉक्टर सुनीता चूंकि एक मालदार औरत थी, इसलिए मुलजिम ने उन पर एक दिन अपनी यह ख्वाहिश भी जाहिर की कि वो इसे अपनी जायदाद में बराबर का हिस्सेदार बनाएं। लेकिन योर ऑनर, जब डॉक्टर सुनीता ने इनकार किया तो मुलजिम ने उन्हें अपनी मक्कारी से नेहरू पार्क के पास पुराने बंगले में बुलवाया और तन्हाई का फायदा उठाकर उन्हें कत्ल कर दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम सूरज, तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका दिया जाता है। मुकदमे की पैरवी करने के लिए तुम्हारा कोई लॉयर है? गवाहों के बयानात और मिलने वाले सबूतों के बल पर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि 1 नवंबर की रात को मुलजिम सूरज ने डॉक्टर सुनीता का खून किया। लिहाजा अदालत मुजरिम सूरज को इस जुर्म के लिए आईपीसी 302 सेक्शन के तहत सजाए मौत तजवीज करती है। बंसीलाल जी, क्या वसीला चल दिया? चल दिया। क्या वसीला चल दिया? मौत ने सूरज को गीला कर दिया। बताइए जीजा जी, आपने सुनीता दीदी का खून क्यों किया? दीदी ने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया, दिन रात तुम्हारी सेवा की, और तुमने उनकी सेवा का ये इनाम दिया? नहीं रजनी, मैंने किसी का खून नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं खूनी नहीं हूं। तो खाओ मेरी कसम। तुम्हारे सर की कसम। सुनीता ने मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो देवी थी, देवी ही। मैं भला उसका खून कैसे कर सकता हूं? तो फिर तुम अदालत में क्यों खामोश रहे? जब तुम पर खून करने का इल्जाम लगा जा रहा था, तुम चुप क्यों थे? जवाब दो सूरज, क्या वजह थी? वजह जानना चाहते हो तो सुनो। उस दिन जब मेरे पिता की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली, तो उन्होंने मुझे यह कहकर खामोश कर दिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरी दीदी को उन्होंने बेरहमी से मार डाला। खून से लथपथ इन्हीं हाथों में उन्होंने अपनी जान दे दी। उस वक्त मैं खूब चीखा, चिल्लाया, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। ये अंधे और बहरों की दुनिया है प्रीति। यहाँ दौलत की पट्टी और दौलत की रुई से कानून को अंधा और बहरा बना दिया जाता है। इसीलिए मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी आवाज कानून की निगाह में एक गूंगे की पुकार होगी। ये तुम बिल्कुल गलत सोच रहे सूरज। तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे खूनी होने का सबूत बन जाएगी। तुम फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाओगे। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं, लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारी जिंदगी से एक और जिंदगी बंधी है? मेरी जिंदगी अगर तुमने रही तो मेरा क्या होगा? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही हूं सूरज। तुम्हें सच बोलना ही पड़ेगा। मेरे सच और तुम्हारे आंसू जज साहब के कलम का फैसला नहीं बदल सकते प्रीति। मुझे मालूम है फैसला मेरे खिलाफ होगा। मुझे फांसी होकर रहेगी। नहीं होगी सूरज, नहीं होगी। अभी प्रीति जिंदा है। मेरे वकील साहब से बात की है, वो तुम्हारा केस लड़ेंगे, तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ जीजा जी। सुनीता दीदी और तुम्हारे क्या संबंध थे, उसकी गवाही मैं अदालत में दूंगी और कहूंगी कि तुम दोनों का कोई संबंध नहीं था, और अगर था तो सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज का संबंध था। बोलो सूरज, अब तो बोलो कि तुम अदालत में सच सच बोलोगे। तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है, अब तक तो मैं चुप था, लेकिन अब तुम दोनों के लिए बोलूंगा। सब कुछ सच सच बोलूंगा। क्या ऐसा हो सकता है अंकल? हाँ बेटी,
सिर्फ पुलिस की गवाही पर ही कानून वाले फांसी की सजा दे देते हैं और कुछ केसेस में बेनिफिट ऑफ डाउट पर रिहा भी कर दिया जाता है। सूरज के केस में कोई आई विटनेस नहीं है। उसने कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ना तो कुछ कहा है और ना ही कोई वकील किया है। इसलिए मुझे यकीन है कि हमारे मुकदमे को हाई कोर्ट में जरूर दाखिल कर लिया जाएगा। सच? हाँ बेटी, लेकिन सूरज को कोर्ट में सब कुछ सच सच बताना होगा। थैंक यू वेरी मच अंकल। अब इसे आसान मत ला दो। जब मैं सूरज को रिहा करवा के तुम दोनों की शादी पर आशीर्वाद दूंगा तब देना मुझे धन्यवाद। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। हाँ।